स्वागत है आप सभी का। आज की इस क्लास में हम हिंदी साहित्य के नए प्रश्नों की सीरीज देखेंगे जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक पर आधारित है और परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी होगी। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का पक्का दुश्मन किसे कहा है? अब देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है और बहुत ही एकदम नया। तो हिंदी का पक्का दुश्मन किसे मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल? ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसां दत्तासी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण प्रसाद सिंह। तो इसका जो सही उत्तर है वह है गारसां दत्तासी। गारसां दत्तासी के बारे में आप जानते होंगे, इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक लिखी हुई है, इस्तवार दलाल लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी नाम से। और आपको ये आश्चर्य होगा कि शुक्ल जी ने इन्हें हिंदी का पक्का दुश्मन कहा हुआ है। तो इसे आपको ध्यान रखना है और आगे हम बताएंगे कि क्यों कहा हुआ है। शुक्ल जी ने लिखा है कि बाबू नवीन चंद्र राय ने अपने एक लेख में हिंदुओं को कहा कि उन्हें उर्दू के बजाय अपनी परंपरागत भाषा की उन्नति पर ध्यान देना चाहिए। आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का भी सुना होगा, जो उनकी कविता है कि निज भाषा उन्नति है, निज सब उन्नति को मूल। उन्होंने भी लिखा, ऐसे बाबू नवीन चंद्र राय जी ने भी लिखा। लेकिन नवीन चंद्र राय की इस आलेख पर जो लेख उन्होंने प्रकाशित किया, उस पर गारसां दत्तासी बहुत नाराज़ हुए, बहुत झल्लाए और उन्हें कट्टर हिंदू तक कहा। तो जो गारसां दत्तासी था, शुक्ल जी ने लिखा कि वो चूँकि वो फ्रांसीसी थे, तो फ्रांस के थे, लेकिन फ्रांस में रहते हुए भी उन्हें अगर पता चलता था कि हिंदी के हिमायत में, हिंदी के पक्ष में कोई आंदोलन चल रहा है, कोई अच्छा किसी ने लेख लिखा है या चर्चाएं चल रही हैं हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में आगे बढ़ाने के लिए, अदालतों में प्रयोग करने के लिए, तो वो झल्ला उठता था, खिसिया उठता था। तो शुक्ल जी ने इसीलिए गारसां दत्तासी को हिंदी का पक्का दुश्मन कहा और उर्दू का पक्षपाती कहा। तासी उर्दू का पक्षपाती था और हिंदी भाषा का घोर विरोधी। तो आपको ये प्रश्न याद हो जाएगा और शुक्ल जी ने ऐसा कहा हुआ है, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग में पंजाब के भीतर स्त्री शिक्षा का प्रचार करने वाले कौन थे? ऑप्शन है श्रद्धाराम फुल्लौरी, बाबू नवीन चंद्र राय, राधा कृष्णदास या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बाबू नवीन चंद्र राय। तो बाबू नवीन चंद्र राय ने पंजाब के भीतर भारतेंदु युग समय इनका है, ध्यान रखिएगा, उस दौर में स्त्री शिक्षा का प्रचार करने वाले इकलौते व्यक्ति थे और इन्होंने 1867 ईस्वी में एक ज्ञानदायिनी पत्रिका का प्रकाशन किया जो शिक्षा और साधारण ज्ञान से संबंधित था। तो ये फैक्ट है, बहुत अच्छा। ये इसी बहाने इनकी एक पत्रिका का भी आपको नाम याद हो जाएगा, सन भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, हिंदी भाषा को एक भद्दी बोली किसने कहा है? ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसां दत्तासी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण प्रसाद सिंह। अब देखिए, हिंदी को एक भद्दी बोली कौन कह सकता है? इसका सही उत्तर है गारसां दत्तासी। हमने ऊपर पहले प्रश्न के अंतर्गत देखा कि तासी किस तरह से हिंदी से काफ़ी उसको नफरत थी, उर्दू से उसे बड़ा प्रेम था और हिंदी को जब भी वो देखता था तो कहता था कि ये बहुत भद्दी बोली है, जो जगह जगह पे बहुत तेज़ी से बदल जाती है और इसके अक्षर भी देखने में सुडौल नहीं लगते। अब देखिए, आज हम लोग हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं लेखन में, पठन पाठन में, ज्ञान विज्ञान की पुस्तकों में। अब गारसां दत्तासी की उस बात को आप सोचेंगे तो आपको हास्यास्पद लगेगा। हिंदी के अक्षर, देवनागरी लिपि की ये अक्षर इतने सुंदर लिखे जा रहे हैं, इतने सुंदर इनके आकार हैं कि उसकी ये बात कि इसके अक्षर भी सुडौल नहीं लगते, बहुत हास्यास्पद लगेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि हिंदी को भद्दी बोली गारसां दत्तासी कहता है, ठीक है दोस्तों। आपके लिए एक सूचना कि हमने जो हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स हैं, अब तक हमने इसके PDF को 150 रुपये में और प्रिंट बुक को 290 रुपये में रखा हुआ था। 2 जून से 5 जून तक अगर आप इसकी PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो ये 150 के बजाय आपको 120 रुपये में ही मिल जाएगी। ये हमने कई सारी परीक्षाएं नज़दीक हैं, चाहे UGC नेट की परीक्षा हो, BPSC की परीक्षा हो या उत्तराखंड की परीक्षाएँ हो रही हैं, चंडीगढ़ की परीक्षा होने वाली है। इन सारी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक सीमित ऑफर रखा हुआ है। आप चाहें तो इसे 120 रुपये में भी इसके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, प्रिंट के लिए आपको 290 रुपये ही रखना होगा। हमारे इस नंबर पर संपर्क करके आप इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको परीक्षाओं में। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न।
किसने अपने देहांत वाले दिन कहा कि भारत में भाषा के दो ही लेखक हैं, एक काशी में, दूसरा पंजाब में, परंतु आज एक ही रह जाएगा। अब देखिए, भाषा से तात्पर्य है कि जो भारतेंदु युग के दौर में जब हिंदी का प्रयोग किया जा रहा था, तो उर्दू और हिंदी का जब संघर्ष चल रहा था, तो एक तरफ उर्दू थी, दूसरी तरफ भाषा से तात्पर्य था हिंदी। खड़ी बोली के लिए भाषा शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। तो इसे आपको ध्यान रखना है। ये कथन कौन कहता है अपने मृत्यु वाले दिन? ऑप्शन है बाबू नवीन चंद्र राय, श्रद्धाराम फुल्लौरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। तो इसका जो सही उत्तर है वह है श्रद्धाराम फुल्लौरी। श्रद्धाराम फुल्लौरी अपने मृत्यु वाले दिन कहते हैं कि भाषा में तो केवल दो ही लेखक हैं, एक काशी में है और दूसरा पंजाब में। यानी काशी में वो कहने से तात्पर्य शुक्ल जी ने लिखा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए, और पंजाब में श्रद्धाराम फुल्लौरी अपने लिए इस बात को कहते हैं कि परंतु आज एक ही रह जाएगा, यानी काशी वाला। तो अब आपको ध्यान रखना है कि ये कब तक जीवित रहे कि ये भारतेंदु से अपनी तुलना कर रहे थे, अपना भारतेंदु का नाम ले रहे थे। तो श्रद्धाराम फुल्लौरी जी ने, इनकी मृत्यु जो है वो 1881 में हुई, और आप सभी जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का 1885 में हुई। तो जब 81 में इनकी मृत्यु हो रही थी, तब श्रद्धाराम फुल्लौरी जी ने इस वाक्य को, इस कथन को कहा हुआ था। ठीक। काशी में जिस दूसरे लेखक की बात कर रहे हैं वो भारतेंदु हैं, हमने बताया आपको। श्रद्धाराम फुल्लौरी जी की रचनाएं भी आपको ध्यान रख लेनी चाहिए, जैसे आत्मचिकित्सा जो इनका ग्रंथ है वो आध्यात्म संबंधी है। ठीक। एक तत्वदीपक, धर्म रक्षा, उपदेश संग्रह, शतोपदेश, ये इतनी रचनाएं श्रद्धाराम फुल्लौरी जी की हैं। हमने एक प्रश्न के बहाने आपकी कई सारे पॉइंट्स तैयार करने का जो एक निश्चय किया हुआ है, उसमें ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास भी है श्रद्धाराम फुल्लौरी जी का, भाग्यवती उपन्यास, 1877 में। और ये सामाजिक उपन्यास है, सॉरी यहाँ नाटक लिखा हुआ है, ये सामाजिक उपन्यास है। ठीक, इसे आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हम्मीर हट के रचनाकार कौन है? हम्मीर हट, ऑप्शन है जगनीक, परमाल, चंद्रशेखर, अमीर खुसरो। इसका जो सही उत्तर है वह है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जो हैं वो रीतिकाल के अन्य कवियों के अंतर्गत शुक्ल जी ने इनका नाम दिया हुआ है, और इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है हम्मीर हट। इसी रचना के कारण इनका नाम आज भी लिया जाता है, और यह एक प्रसिद्ध वीर काव्य है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, ये उपन्यास नहीं है, नाटक नहीं है। हम्मीर हट एक प्रसिद्ध वीर काव्य है। चंद्रशेखर जी को शुक्ल जी ने रीतिकाल के अन्य कवियों में रखा है, ये पॉइंट आप देखिए। और इनकी प्रसिद्ध पंक्ति जो है इस रचना की, बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है कि तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। ये इसी हम्मीर हट नामक वीर काव्य से उद्धृत है, जो परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। इसके अलावा कन्फ्यूजिंग जो एक पॉइंट है आपको ध्यान रखना है, प्रताप नारायण मिश्र जी की भी एक रचना इसी नाम पर है, हठी हम्मीर, लेकिन ये नाटक है। ये चंद्रशेखर जी का हम्मीर हट और प्रताप नारायण मिश्र जी का हठी हम्मीर, और ये नाटक विधा है इसकी। आपको ये बहुत सतर्कता से इन रचनाओं को ध्यान रखना होगा जो एक जैसे नामों की हैं। तो आप इन्हें नोट कर लीजिएगा ताकि आसानी से आप इन्हें समझ सकें। दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स में अपने जो राय हैं आप उसे ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि फिर हम एक नई क्लास में नए तथ्यों के साथ आपसे मिल सकें। अगला प्रश्न है, ककहरा नामक रचना किसकी है? ककहरा, ऑप्शन है जायसी, राम सहाय दास, पजनेस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है राम सहाय दास। ककहरा नाम की इनकी रचना है, बहुत प्रसिद्ध है। इसकी खासियत आपको ध्यान रखनी है कि राम सहाय दास की रचना ककहरा जायसी की पुस्तक अखरावट के ढंग की पुस्तक है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है कि जायसी की अखरावट की तर्ज पर यह पुस्तक राम सहाय दास जी ने लिखी है, ककहरा। ठीक, जायसी के अखरावट में क्या है ये भी आपको जानना चाहिए। जायसी के अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई है। ठीक है, तो एक वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर, इसीलिए अखरावट का नाम अक्षरावट है, तो इसीलिए उन्होंने ये नाम रखा हुआ है। राम सहाय दास की अन्य जो प्रसिद्ध रचनाएं आपको ध्यान रखना है, आपने सतसई तो कई सुना होगा, लेकिन राम सतसई पहली बार सुन रहे होंगे, तो ये राम सहाय दास ने लिखी है। और एक वाणी भूषण, दोनों ही रचनाओं के नाम बहुत यूनिक हैं। भाषा भूषण
अलग अलग तरह के भूषण के आपने रचनाएं सुनी होंगी, लेकिन वाणी भूषण पहली बार सुनेंगे। ये राम सहाय दास जी की है, इम्पॉर्टेंट है। राम सहाय दास जी का ककहरा जब जैसी से तुलना हो रही है, इसी से आप समझ लीजिए कि आज नहीं तो कल किसी न किसी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इसे लेकर के आप अलर्ट रहें, तैयार रहें। अगला प्रश्न है, गोपाल चंद्र गिरधर दास की कुल कितनी रचनाओं का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है 17, 36, 40, 12। इसका सही उत्तर है 40। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास जी, और इनकी 40 रचनाओं का उल्लेख भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया हुआ है। ध्यान रखिएगा, भारतेंदु ने खुद बताया है कि उनके 40 ग्रंथ प्राप्त होते हैं। अब गोपाल चंद्र गिरधर दास जी ने एक सरस्वती भवन नाम का एक पुस्तकालय की भी स्थापना की। तो कभी भी पूछे कि सरस्वती भवन नामक पुस्तकालय की स्थापना किसने की भारतेंदु युग में या उससे पहले, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास थे। वो गिरधर दास जी की अन्य रचनाएं भी इसी बहाने आप ध्यान रखिए जो प्रसिद्ध हैं। गर्ग संहिता, नहुष नाटक आप जानते ही होंगे, भारती भूषण, कल्की कृथामृत, जरासंध महाकाव्य और बुद्ध कथामृत। इतनी रचनाएं इनकी बहुत प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा आपने देखा कि 40 ग्रंथ इनके मिलते हैं, तो बहुत नाम हैं। प्रसिद्ध के नाम आप ध्यान रखिएगा। आगे कुछ पॉइंट्स हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार, जो कि थोड़े कन्फ्यूजिंग होते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है? द्विजदेव, और इनका नाम महाराजा मान सिंह है। ठीक, अयोध्या के नरेश थे ये, ध्यान रखिएगा। तो ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इनका नाम आता है। अब ब्रजभाषा के लक्षण ग्रंथ लिखने वालों में सबसे अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन आता है? पद्माकर का नाम। इन दोनों प्रश्नों को ध्यान रखिएगा। और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, जो कि हिंदी की जब स्थापना, खड़ी बोली हिंदी और उर्दू के झगड़े चल रहे थे, उस दौर में वो किस प्रकार की भाषा के पक्षधर थे? वो चाहते थे कि आम फहम और ख़ास पसंद, यानी उर्दू भाषा, उर्दू से भरी हुई भाषा हिंदी में हो, हिंदी में उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल हो, ऐसे विचार वो रखते थे। ठीक, इनके उलट थे राजा लक्ष्मण प्रसाद सिंह। ठीक, तो ऐसे पॉइंट्स जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आप इन्हें ध्यान रखिए। और हम ये प्रयास करते हैं कि आपके लिए ये सारे पॉइंट्स उपयोगी हों। आपसे ऐसा ना हो कि शुक्ल जी की पुस्तक से महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो हैं वो छूट जाएं, नज़रअंदाज हो जाएं। तो आप यूजीसी नेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, टीजीटी पीजीटी किसी भी लेवल की, सब में ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बदलते परीक्षा के जो पैटर्न हैं उसमें अब नए प्रश्नों की तलाश की जाती है। उस नए प्रश्नों के क्रम में ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत नए हैं, तो इन्हें आप ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।